Audio Jungle. Audio Jungle. मैं हूं दीपक सिन्हा, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पढ़ाने का एक शिक्षक। विगत 17 वर्षों से पढ़ाने के दरमियान मैंने यह नोटिस की है कि अंग्रेजी के तैयारी के क्रम में छात्र अक्सर भ्रमित रहते हैं, गुमराह होते रहते हैं कि अंग्रेजी की तैयारी कैसे की जाए, और ख़ास करके वैसे छात्र जो कि हिंदी माध्यम से अपनी पढ़ाई पूरी करके आए हैं। ऐसे छात्रों को अंग्रेजी बहुत कठिन प्रतीत होता है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ ऐसे तमाम छात्रों को भारतवर्ष में वो जहाँ भी हैं, जैसे भी अध्ययन कर रहे हैं, प्रतियोगिता की परीक्षा के अध्ययन करने में दो स्रोत हमारे पास होता है। या तो हम सेल्फ स्टडी करते हैं या किसी कोचिंग क्लास में जाकर शिक्षक के मार्गदर्शन से हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, प्रतियोगिता की तैयारी करते हैं। सबसे पहली बात मैं ये बताऊं सारे हिंदी भाषी छात्रों को कि अंग्रेजी बहुत ही आसान विषय है, इसको सीखना बहुत ही आसान है। क्योंकि यदि हम ये मान लें कि पूरे विश्व में जितनी भी भाषाएं बोली जाती है, तो अंग्रेजी ही एक ऐसी भाषा है जो कि कम्युनिकेशन के लिए विश्व के किसी भी कोने में चले जाइए तो प्रयोग में लाई जाती है। आप एक देश से दूसरे देश जाते हैं तो वहाँ लोगों से आप इंटरैक्शन या कन्वर्सेशन इंग्लिश में बड़े आराम से कर सकते हैं। तो एक तर्क के रूप में यदि आप सोचें तो आपको यह समझ में आएगा कि अवश्य ही यह बहुत ही आसान भाषा रही होगी, इसलिए पूरे विश्व ने इसे स्वीकारा। बावजूद इसके हमें हमेशा भ्रम रहता है कि यह बड़ा कठिन सब्जेक्ट है, इसमें स्कोर करना बड़ा ही मुश्किल है। सबसे पहले मैं ये बात बता दूं कि किताबों से जो पढ़कर अध्ययन कर रहे हैं और जो कोचिंग संस्थानों में शिक्षकों से मार्गदर्शन ले रहे हैं, तो किताबों की बात यदि मैं करता हूँ तो अंग्रेजी की कई पुस्तकें उपलब्ध हैं जिसके सहारे आप अंग्रेजी की तैयारी करते हैं। परंतु कठिनाई ये है कि उन सारी किताबों में अंग्रेजी से संबंधित सारी बातों का सैद्धांतिक स्वरूप की चर्चा की गई हो। तैयारी के क्रम में हमारी आवश्यकता सैद्धांतिक बातों को सीखने से ज़्यादा प्रायोगिक या व्यवहारिक बातों को सीखने की होती है। क्योंकि परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सैद्धांतिक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, वो व्यवहारिक प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सैद्धांतिक और व्यवहारिक के बीच में ज़रा एक फ़र्क मैं आपको बताऊं। यदि ग्रामर का किसी भी एक टॉपिक को आप ले लें, जैसे मान लें कि नाउन है, तो सैद्धांतिक परिभाषा यदि हम कहते हैं तो सैद्धांतिक परिभाषा यह होती है कि नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को कहते हैं, या यदि अंग्रेजी भाषा में मैं इसे कहूँ तो नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। इससे एक कदम आगे यदि बढ़ते हैं तो इसके टाइप की चर्चा की जाती है, उसके एग्जाम्पल की चर्चा की जाती है। अब सोचना यहाँ पर यह है कि क्या परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या ये सैद्धांतिक प्रश्न पूछे जाते हैं या व्यवहारिक प्रश्न पूछे जाते हैं। परीक्षा में जो प्रश्न आपको पूछे जाते हैं वो व्यवहारिक प्रश्न पूछे जाते हैं। वहाँ कहीं भी आपसे परिभाषाएं और उसके उदाहरण नहीं पूछे जाते हैं, बल्कि वहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि वाक्य में नाउन का जो प्रयोग किया गया है वो ग्रामर के नियमों और तर्कों के आधार पर सही है या नहीं। वाक्य में जो नाउन का प्रयोग किया गया है वो प्लेसमेंट यानी सेंटेंस में जगह के नाम पर सही जगह पर उसे रखा गया है या नहीं। इन बातों को आपसे पूछा जाता है। तो ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है हमें व्यवहारिक अंग्रेजी को सीखने की। दूसरी बात यह है कि लगभग 90 से 95% शिक्षक जो अपना रोजगार अंग्रेजी पढ़ाकर कर रहे हैं और ख़ास करके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करा रहे हैं,
उन शिक्षकों से पढ़े हुए बच्चों से जब मैं बातें करता हूँ तो मुझे बड़ी हैरानी होती है कि अंग्रेजी जो कोचिंग संस्थाओं में पढ़ाई जा रही है, आज भी उनका जो स्वरूप है, ओरिएंटेशन है, वो शिक्षक सैद्धांतिक रूप से लेकर चल रहे हैं। जो सबसे बड़ी गलतियां ये शिक्षक कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि ग्रामर के हर टॉपिक को अलग अलग कर कर पढ़ाने की चेष्टा कर रहे हैं। ये मैं यहाँ आपको बतलाना चाहता हूँ कि ग्रामर के हर एक टॉपिक आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं और ग्रामर को संबंधों के आधार पर सीखा जाता है। यदि पार्ट्स ऑफ स्पीच की हम बात करते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में कुल मिलाकर 8 पार्ट्स होते हैं, जिन 8 पार्ट्स में हमें इंटरजेक्शन प्रतियोगिता परीक्षा के लिए नहीं पढ़नी होती है, बाद बाकी के 7 पार्ट्स का गहन अध्ययन करना पड़ता है। लेकिन यदि इन 7 पार्ट्स का हम गहन अध्ययन संबंधों के आधार पर करेंगे तो हमारे नॉलेज बहुत सुदृढ़ हो जाएगी और हम परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। मैंने देखा है कि शिक्षक पढ़ाने के लिए, अपना व्यवसाय करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं कि जी मैं तो कंजंक्शन से क्लास शुरू करता हूँ, मैं तो प्रोनाउन से क्लास शुरू करता हूँ, मैं तो टेंस से क्लास शुरू करता हूँ। तो भाई ये बात है कि ये तो व्यावसायिक बातें हैं, व्यवसाय के लिए आप लड़कों को गुमराह कर रहे हैं। जब किसी चीज़ की आप तैयारी कराते हैं तो क्रमवार तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से आप इनकी तैयारी कराएं और संबंधों के आधार पर इसे सीखा जाए। यहाँ पर मुझे शिक्षकों को बताने के लिए बहुत बातें नहीं हैं, हम आपको प्रबुद्ध करने के लिए, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि आप ऐसे शिक्षक का चयन करें, आप ऐसे पुस्तक का चयन करें, आप ऐसे मार्गदर्शक का चयन करें जो कि अंग्रेजी के ग्रामर को संबंधों के आधार पर सिखा सकते हैं। यदि एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ मौखिक रूप से, यदि नाउन की बात हम करते हैं तो नाउन का संबंध प्रोनाउन से भी होता है, नाउन का संबंध वर्ब से भी होता है, नाउन का संबंध एडजेक्टिव से भी होता है, नाउन का संबंध आर्टिकल से भी होता है, नाउन का संबंध कंजंक्शन से भी होता है, नाउन का संबंध प्रीपोजिशन से भी होता है, लेकिन नाउन का संबंध एडवर्ब से कभी नहीं होता। तो यदि नाउन को हम हॉलिस्टिक अप्रोच लेकर देखेंगे तो नाउन सीखने का सही तरीका क्या होगा कि इन 7 में से नाउन एक हो गया और एडवर्ब के साथ ये संबंध नहीं होता है, तो कहने का मतलब कि नाउन का इन बाकी बचे 5 और 6 पार्ट्स ऑफ स्पीच के आधार पर, संबंधों के आधार पर इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, ये सीखना बड़ा ही आवश्यक है। इसलिए ग्रामर सीखने के लिए यह आवश्यक है कि आप संबंधों के आधार पर ग्रामर सीखें। दूसरी बात यह है कि अंग्रेजी के पढ़ाई में खास करके एसएससी की तैयारी करने वाले छात्रों को पुनः एक भ्रम रहता है वोकैबुलरी का, कि वोकैबुलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन वोकैबुलरी का प्रायोगिक स्वरूप परीक्षा में क्या है और उस स्वरूप को देखते हुए वोकैबुलरी को कैसे सीखा जाना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। अगर परीक्षा के प्रश्न पत्रों को आप देखते हैं तो वोकैबुलरी के स्वरूप जो पूछा जाता है वो 2 रूप में आपके पास प्रश्नों में आता है। एक तो है डायरेक्ट मीनिंग लिखना है, जैसे आपके क्वेश्चन में दिया रहता है कि सिनोनिम्स के क्वेश्चंस रहते हैं, एंटोनिम्स के क्वेश्चन रहते हैं, उसके 4 विकल्प दिए रहते हैं, वो डायरेक्ट वोकैबुलरी है। डायरेक्ट वोकैबुलरी से आप सिनोनिम और एंटोनिम का उत्तर जरूर कर देंगे। लेकिन दूसरा जो इसका एप्लीकेशन का स्वरूप जो मिलता है, जो सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है, चाहे वो स्पॉटिंग एरर के अंदर में हो, चाहे वो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में हो, चाहे फीलर्स में हो, चाहे रैपिड फीलर्स में हो, चाहे सेंटेंस अरेंजमेंट यानी PQRS में हो या कॉम्प्रिहेंशन में हो, यहाँ पर जब शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो आपसे अपेक्षा रखी जाती है कि उन शब्दों का प्रायोगिक अर्थ आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। एक तो सीधा अर्थ आप निकालते हैं जो आप अपने सहूलियत के लिए प्रयोग में लाते रहते हैं, और दूसरा है उसका रिलेटिव मीनिंग, वाक्यों के संदर्भ में क्या अर्थ निकलता है। तो आपको समझना है कि वाक्यों के संदर्भ में क्या अर्थ निकल रहा है, ये आपको सीखना और समझना अति आवश्यक है।
तो वोकैबुलरी को इन 2 तरीकों से आपको सीखना होगा और तैयारी आपको करनी पड़ेगी। रहा सवाल वोकैबुलरी के सेक्शन में 2 सेक्शन और हैं, जैसे ईडियम एंड फ्रेजेस हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है। ये ऐसे सेक्शंस हैं जहां पर कोई भी छात्र एक 500 से 700 का शब्दों का संग्रह कर लेगा तो उसको एग्जामिनेशन में तकरीबन 90 to 95% मार्क्स बड़े आराम से वो स्कोर कर सकता है। तो इसकी आपकी सीमाएं हैं इसको, और इसमें दूसरा बेनिफिट ये है कि ये आप ऑप्शन से भी इसका उत्तर कई दफ़ा निकाल लेते हैं, खास करके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का, क्योंकि उसमें 4 विकल्प दिए रहते हैं। अगर आपको सीधा अर्थ नहीं मालूम है और 4 विकल्प में 3 विकल्पों का अर्थ आपको मालूम है तो जो बचा हुआ चौथा विकल्प होगा वही आपका आंसर होगा। तो दूसरी बात है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पर आप ध्यान दें, ईडियम एंड फ्रेजेस पर आप ध्यान दें, और यदि रणनीति की बात आप करते हैं तो डायरेक्ट वोकैबुलरी सीखने के लिए आप अपना समय बर्बाद ना करें। डायरेक्ट वोकैबुलरी सीखने से ज़्यादा बेहतर होगा कि आप रिलेटिव वोकैबुलरी सीखें, साथ ही साथ आप स्वतः ही डायरेक्ट वोकैबुलरी सीख जाएंगे तो 6 अंक के लिए आपके पास पर्याप्त काम किया हुआ होगा। लेकिन डायरेक्ट वोकैबुलरी सीखिएगा तो बच्चों को कठिनाई ये आती है कि उनसे कॉम्प्रिहेंशन नहीं हो पाता है, उनसे रैपिड फिलर नहीं हो पाती है, उनसे PQRS नहीं हो पाता है, क्योंकि वो कई दफ़ा क्या होता है कि वाक्य में दिए गए शब्दों का सही अर्थ नहीं निकाल पाते हैं, और सही अर्थ नहीं निकालने से वो भूल कर बैठते हैं। इसलिए आवश्यक है कि वोकैबुलरी में खास करके सिनोनिम और एंटोनिम्स में आप प्रायोगिक वोकैबुलरी सीखने का ज़्यादा प्रयास करें। कहने का मतलब कि रिलेटिव वोकैबुलरी सीखने का कोशिश आप करें, और हमेशा आप मार्गदर्शन या अपनी तैयारी इन बातों को ध्यान में रख कर करें। समय समय पर मैं इस तरह की बातें आपके साथ करते रहूँगा, आपका मार्गदर्शन भी करता रहूँगा, आपको ये समझाता और सिखाता भी रहूँगा कि आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए। और प्रायोगिक जो बातें मैं कह रहा हूँ, ग्रामर में संबंधों के आधार पर सीखे जाने वाली बात और वोकैबुलरी प्रायोगिक वोकैबुलरी सीखने वाली बात, ये सारी चीज़ों की चर्चा आगे आने वाले दिनों में आपको YouTube के माध्यम से, साथ ही साथ हमारे अपने वेबसाइट www.deepaksinhaenglish.com पर आपको उपलब्ध होता रहेगा, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और लाभदायक इसलिए भी होगा कि ये आपको ये तो ज़रूर सिखा देगा कि जहाँ आप जो सीख रहे हैं या जिस शिक्षक के द्वारा आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और जो आपको शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, इसके बीच में कितनी दूरियां हैं, और इन्हीं दूरी को भरने का मेरा अथक प्रयास रहेगा कि मैं पूरे भारतवर्ष के छात्रों का निर्देशन YouTube और वेबसाइट के माध्यम से करता रहूं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र लाभान्वित हों और सफल हों, और अपना नाम तो रोशन करें ही करें, अपने माता पिता का भी नाम रोशन करें, साथ ही साथ देश को भी आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।